हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जैसा कि हम बात करते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही कॉमन डिसीज़ हो चुकी है थायराइड, जिसे ना हम थायराइड के नाम से जानते हैं कि इसे थायराइड हो गया, इसे थायराइड हो गया। बट हम ये नहीं जानते कि ये थायराइड कौन सा है। दो तरह के थायराइड होते हैं, एक तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकंड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दोनों की सिचुएशन अलग है, दोनों की कंडीशन अलग हैं। बट इसे जनरली लोग ना सिर्फ थायराइड के नाम से जानते हैं कि मुझे थायराइड हो गया। उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सा थायराइड है, हाइपर है या फिर हाइपो है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफरेंस है, जैसा उसका नाम है वैसा वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसके नाम से। तो देखिए, हाइपर थायरॉयडिज्म जैसे कि इसका नाम है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या समझ रहे हैं? हाइपर मीन्स होता है बड़ा हुआ, और थायरॉयडिज्म तो आप जानते ही हैं, जो थायराइड में होने वाली जो डिसीज़ है। अब ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करती है। तो जो हमारे अंतःस्रावी अंग से रिलेट कर रही है, तो जो थायराइड से रिलेटेड है। अब हमने बात की यहाँ पे जो थायराइड में जो डिसफंक्शन हो जाता है, थायराइड में जो इरेगुलरिटी हो जाती है ना, उसे हमने बोला है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। Hypothyroidism, also called overactive thyroid, happen when your thyroid makes and release high level of thyroid hormones. हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे कि इसका नाम है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो थायराइड का लेवल होता है ना, वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, थायराइड का लेवल बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जब होता क्या है कि जब जो थायराइड हार्मोन्स है, देखिए जो हार्मोन्स होते हैं जनरली, जो कि थायराइड से क्या होता है, रिलीज होते हैं थायराइड हार्मोन्स। तो जो थायराइड हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है। अब वो कई कारणों से हो सकता है कि जब कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो उसमें या तो वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है कि इसका सीक्रेशन जो हो रहा है हार्मोन्स का, थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हाई लेवल पर हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारे जो बॉडीली फंक्शन है, जो कई सारे फंक्शन हैं, वो क्या होने लगते हैं, एक तरह से स्पीड में वर्क करते हैं। जो कि नॉर्मल में करना चाहिए उसके कंपैरिजन वो स्पीड में कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है अगर नॉर्मल से या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो दोनों ही हानिकारक होती है। कुछ इसी तरह से हमने देखा कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें क्या होगा कि थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो बॉडली फंक्शन हो जाएंगे स्पीड में चले लगेंगे, जैसे कि इसमें हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, है ना। वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इस कारण से क्या होगा, जितना वेट लॉस नहीं भी चाहिए, है ना, मतलब ओवर वेट लॉस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलेगा। इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ेगी और वेट लॉस होगा, कितना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड एनजाइटी भी उससे देखने को मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होगी। तो ये जो इसके ना मेन कारण होते हैं, क्योंकि जहाँ पर बॉडी जो हमारे बॉडी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लगे हैं। तो याद रखिएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो थायराइड जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब डायग्नोसिस में बताएंगे कि यहाँ पर देखिए T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू आगे आपको पता चलेगी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ता क्या है और घटता क्या है, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, द मेन थायराइड हार्मोन्स आर T3 एंड T4, और क्या है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो जो हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो मेन जो बोल सकते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, जो कि हमारे थायराइड से जो इसका सीक्रेशन होता है, जो मेन हार्मोन होते हैं T3, T4 और TSH। अगर आपको थायराइड है या फिर किसी को भी थायराइड है, तो अगर आप रिपोर्ट में देखते होंगे उसकी, तो आप देखते होंगे T3 लिखा है, T4 लिखा है, TSH लिखा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर T3, T4 और TSH जो कि हार्मोन्स होते हैं, तो इनका लेवल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इन तीनों का ही हम यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि लेवल कहाँ पर डगमगा गया है। तो चलिए अभी हम आपको T3, T4, TSH की नॉर्मल वैल्यू बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है जनरली। तो हम यहाँ पर देखेंगे डायग्नोसिस में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है वो आपको पता चलेगा थायराइड ब्लड टेस्ट के बाद। तो इसमें होता क्या है,
जो T3 का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और T3 एंड T4 का लेवल बढ़ता है, लेकिन TSH का जो लेवल होता है ना वो घट जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और TSH, जो हमारा TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा कि जो हमारे हार्मोन्स हैं उसमें सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। अब आप बोलोगे कि TSH का लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बट यहाँ पर इंक्रीज T3 T4 हो रहा है, लेकिन एक हार्मोन सिर्फ TSH जो हार्मोन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये साइन है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। तभी T3 और T4 का काउंट देखा जाता है कि अगर डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो उसका हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो याद रखिएगा, अगर T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म है आपको, और इसमें क्या होता है, TSH का लेवल डिक्रीज रहता है। देखिए नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। जो T3 की जो नॉर्मल वैल्यू है यहाँ पर देखिए 80 से 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, और जो T4 का जो हमारा देखने को मिलता है, T4 की जो नॉर्मल वैल्यू है 5.45 से 12 म्यूजी माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये नॉर्मल वैल्यू हो जाती है T3 और T4 की। तो नॉर्मल वैल्यू से यहाँ पर क्या होता है, T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो साइन है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो ये तो हमने नॉर्मल वैल्यू देख ली, और यहाँ पर देख लिया कि इसमें जो थायराइड जो T3 और T4 का लेवल में से कौन बढ़ता है, तो T3 T4 दोनों बढ़ते हैं, लेकिन TSH क्या हो जाता है, घट जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी तो हमने देख लिया कि 3 थायराइड हार्मोन्स होते हैं, अब हम देखेंगे कि कारण क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या फिर थायराइड हो सकता है। तो कारण तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट तो यहाँ पर जेनेटिक भी होता है, क्योंकि जेनेटिक जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, पिछले परदादा या फिर किसी दादा को है, तो आज हो सकता है कि वो जेनेटिक फैक्टर आप में देखने को मिल जाए। तो जेनेटिक फैक्टर मतलब फैमिली हिस्ट्री में है, था किसी को, तो हो सकता है किसी में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसका जो हमारा कारण होता है, जैसे कि थायराइड नोड्यूल्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो थायराइड में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। तो थायराइड नोड्यूल्स के कारण भी क्या हो जाता है, जो सीक्रेशन होता है, हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है वो बिगड़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। थायरोडाइटिस में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो थायरोडाइटिस में थायराइड का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो थायराइड है उसका इन्फ्लामेशन के कारण भी हमें देखने को मिलेगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कंज्यूमिंग एक्सेस आयोडीन। अगर एक्सेसिव मात्रा में आयोडीन का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब आयोडीन ज़्यादा ले रहे हैं ना, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं आयोडीन का, तो उस कारण से भी जो हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस कारण से भी जो उसका स्टिमुलेशन हो जाता है वो क्या होने लगता है, हाई होने लगता है, मतलब उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन का लेने से भी यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। नेक्स्ट TSH रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर TSH जो है वो यहाँ पर रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा अगर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पिट्यूटरी जो कि मैन हार्मोन है ना, जो कि हमारा देखने को मिलता है पिट्यूटरी, वो ही क्या कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है, सभी को कंट्रोल कर रहा है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो TSH रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ये इसके कारण भी हो सकता है कि पिट्यूटरी एडिनोमा अगर हमें देखने को मिलेगा रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, तो इस कारण से भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ में भी क्या होता है, जो थायराइड में क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। और प्रेगनेंसी फॉर पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, अगर पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है तो प्रेगनेंसी में दोबारा से भी यहाँ पर हो सकती है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर जनरली हमें देखने को मिलता है कि थायराइड हो गया, हो सकता है उसको पहले हुआ हो तो वो वापस से भी हमें रिपीट देखने को मिल सकता है।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमें तो देख लिया थायराइड नोड्यूल्स हो गया, थायराइडाइटिस क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं, रैपिड हार्ट रेट, जैसे कि अभी हमने देखा ट्रैकीकार्डिया, जो हार्ट रेट होती है वो बड़ी होती है, एंड हार्ट पाल्पिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाई, तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। सेकिनेस लाइक हैंड ट्रिमर्स, मतलब हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो उसके हैंड होंगे ना, मतलब उसके मतलब एक तरह से देखेंगे कि हैंड्स में कप कपाहट देखने को मिलेगी। फीलिंग एंजियस, नर्वस एंड इरिटेबल, जो उसकी फीलिंग होगी ना, जो उससे मतलब उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी, और उसे इरिटेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ वेट लॉस, तो देखिए वेट लॉस देखने को मिलेगा, रेगुलर वेट लॉस उसका होगा। हाइपरथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होता है ना, वो बिल्कुल आपको दुबला पतला देखने को मिलेगा। उसका वेट लॉस मतलब कंटिन्यू उसका वेट लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड एपेटाइट, इंक्रीज एपेटाइट, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है डायरिया और मोर फ्रिक्वेंट पोपिंग, वही डायरिया देखने को मिलेगा, बार बार पुप के लिए जाना पड़ेगा, बार बार उसे मोशन के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसमें डायरिया और मोशन बार बार वो करेगा। तो ये भी कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज स्वेटिंग एंड सेंसिटिविटी टू वार्म टेम्परेचर। जो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उसके जो बहुत ज़्यादा उसमें स्वेटिंग देखने को मिलेगी। और वो ना मतलब वार्म टेम्परेचर के जब अगर बोल सकते हैं कि वार्म टेम्परेचर के लिए ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब वार्म टेम्परेचर को वो कंट्रोल नहीं, मतलब वो बोल सकते हैं कि एक रहता ना कि हम एक वार्म टेम्परेचर में अगर हाई टेम्परेचर पर चले भी जाएं, थोड़ा तो नॉर्मल टेम्परेचर जितना हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो उस चीज़ में ना उसको घबराहट होने लगेगी। मतलब वो टेम्परेचर को लेके ना, वार्म टेम्परेचर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। हेयर लॉस और ब्रिटल हेयर, उसके जो हेयर जो होंगे बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे, और उसके जो हेयर ब्रिटल देखने को मिलेंगे, लाइक उसके जो हेयर्स हैं वो थोड़े से रफ देखने को मिल सकते हैं। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, उसे इंसोमिया भी हो सकता है, उसे सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंसुरेशन पीरियड चेंज, देखिए मैन जो अगर हम बात करें जनरली कि जब जो फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है ना थायराइड का, तो सबसे पहले ना जो हमारे मेंसेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जनरली ये गर्ल्स में देखने को मिलता है थायराइड की प्रॉब्लम। तो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है ना वो चेंज हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक या तो लार्जर हो जाते हैं या फिर मिस्ड पीरियड हो जाते हैं, या तो उनका समय बढ़ जाता है या फिर मिसिंग हो जाता है, पता चले इस मंथ नहीं आए, 2 महीने नहीं आए। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ योर नेक। अब इसके साथ साथ क्या होगा, जो उसकी जो नेक है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, गला सूजा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हमने देखा था थायरोडाइटिस में देखा था कि गले में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर नेक में उसे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ हमें मतलब बोल सकते हैं कि गले का जो साइज है ना वो लार्ज देखने को मिलेगा स्वेलिंग के साथ साथ। इसे हम ग्वाइटर भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ग्वाइटर भी हो सकता है इस कारण से। नेक्स्ट स्वेलिंग और बल्जिंग ऑफ योर आइज, जो आइज़ होगी उसकी बहुत बल्जी दिखेगी, इसमें आइज़ में भी, आँखों में भी सूजन रहेगी। तो इसे हम थायराइड आई डिसीज़ के भी नाम से जान सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जस्ट उसका मतलब पालपेट करके उसके जो नेक वाले एरिया को फील करेंगे कि कहीं नोड्यूल्स तो नहीं है, स्वेलिंग है। तो जस्ट नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे और उसे मेक श्योर करेंगे कि हाँ उसे थायराइड है। देन उसके बाद थायराइड ब्लड टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि उसके जब सिम्टम अगर देखने को मिलेगा कि नोड्यूल्स बड़े हुए हैं, बीपी हाई है, जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी फिजिकल जो हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन होगा वो करेंगे। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए करेंगे कि हाँ अगर कुछ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में थायराइड ब्लड टेस्ट के बाद यहाँ पर पता चलता है कि T3 अगर T4 का लेवल बढ़ा हुआ है तो हाइपरथायराइडिज्म है, और TSH का लेवल इस कंडीशन में कम रहता है। नॉर्मल वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है थायराइड
एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट, थायराइड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि ग्रेस डिसीज़ का पता करने के लिए, क्योंकि ग्रेस डिसीज़ होती है ना, उसके कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, क्योंकि जो ग्रेस डिसीज़ है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है थायराइड में, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलती है। और जब थायराइड ग्लैंड में जब स्वेलिंग है ना, तो यहाँ पर ये ग्रेस डिसीज़ को डिनोट करता है, ग्रेस डिसीज़ है तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो ग्रेस डिसीज़ का पता करने के लिए थायराइड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, ताकि ग्रेस डिसीज़ पर फोकस किया जा सके। इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जो भी हमारी इमेजिनरी टेस्ट होगी उसे करेंगे। ये तो जो जाते हैं जनरली हमारे डायग्नोस्टिक, या फिर जो हम बोल सकते हैं जो भी टेस्टेज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जनरली ट्रीटमेंट तो एंटी थायराइड जो मेडिकेशन होती है उससे ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन हो गया है आज के समय में थायराइड। तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन की हेल्प से, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेडिकेशन बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जनरली जो भी पेशेंट होते हैं जनरली एंटी थायराइड मेडिकेशन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टैबजॉल एंड पीटीयू करके यहाँ पर एंटी थायराइड मेडिकेशन होती हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिकेशन के अंदर आती हैं, जो कि क्या करता है, ब्लॉक द एबिलिटी टू योर थायराइड टू मेक हार्मोन्स। ये क्या करता है कि जो थायराइड हार्मोन्स है उसके जो एबिलिटी होती है ना, जो उसके बनाने, जो वो थायराइड हार्मोन्स जो बनते हैं उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या हो जाता है, जो थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है, जिससे वो थायराइड जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। These medication are the most common treatment for hyperthyroidism. They can usually control thyroid function within 2 to 3 months. तो मेडिकेशन के हेल्प से 2 से 3 महीने के अंदर थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल है ना उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेडिकेशन का। तो मेडिकेशन जो कि क्या करता है, इसका जो काम होता है एंटी थायराइड मेडिकेशन का, ब्लॉक करता है जो भी हमारे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिसके कारण से इसमें जो लेवल इंक्रीज हो रहा है ना वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये एंटी थायराइड मेडिकेशन में हमने देख लिया। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है ना वो रेडिएटिव आयोडीन थेरेपी होती है, RAI थेरेपी। तो ये क्या है, RAI थेरेपी क्या है? अब रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम क्यों दे रहे हैं भाई? अब देखिए, ये जब जैसे कि मेडिकेशन से मान लो कंट्रोल नहीं होता है थायराइड, तो उस कंडीशन में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है, RAI थेरेपी इन्वॉल्व टेकिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन बाय माउथ इन अ सिंगल कैप्सूल और लिक्विड डोज। द रेडियो एक्टिव आयोडीन टारगेट योर थायराइड सेल स्पेसिफिकली एंड डिस्ट्रॉय दैम। जो RAI थेरेपी है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो थेरेपी है, इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब इसमें जो रेडियो एक्टिव जो करते हैं ना, उसमें ना जो रेडियोधर्मी हम बोल सकते हैं आयोडीन को ना, जो भी रहते जो रेडियोधर्मी रहते हैं, रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होते हैं उसे माउथ के हेल्प से मतलब कैप्सूल के रूप में या फिर कोई लिक्विड डोज के रूप में दिया जाता है, जो कि क्या करता है, जो रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है ना वो क्या करता है, जो पर्टिकुलर थायराइड जो सेल होती है ना, तो इनका जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो मेन काम होगा, जो थायराइड सेल को टारगेट करती है और थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इसमें हमें ये देखना है, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है उसे माउथ के हेल्प से सिंगल डोज या फिर लिक्विड दिया जाता है, देन वो पर्टिकुलर काम करता है थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय करने में। तो RAI थेरेपी का काम होगा जो थायराइड जो सेल है उसे डिस्ट्रॉय करना। तो ये तो हो जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं सर्जरी। अब सर्जरी तो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में सर्जरी दी जाती है, कि बार बार अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी में सर्जन में रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड थ्रू सर्जरी। तो इसमें क्या होता है, सर्जरी में हो सकता है कि ऑल थायराइड मतलब ऑल पार्ट थायराइड ग्लैंड को पूरा रिमूव किया जा सके, या फिर पार्शियली भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, जिसे हम बोलते हैं थायरोडेक्टॉमी। थायरॉयडटॉमी मतलब थायराइड को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो टॉमी का मतलब होता है थायराइड के पार्ट को अलग करना। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जो थायराइडेक्टॉमी है ना वो भी कई टाइप्स की होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं,
हेमीथायरॉयडक्टोमी, हेमीथायरॉयडक्टोमी में देखा कि यहाँ पर हाफ पोर्शन ही थायराइड का क्या कर रहे हैं, थायराइड जो ग्लैंड है उसको रिमूव किया जा रहा है, तो इसे हमने बोला हेमीथायरॉयडक्टोमी। नियर टोटल लोबेक्टोमी, है ना, तो जो भी हमारे जो लोब्स हैं, है ना, ओनली लोब्स को यहाँ पर रिमूव किया गया है। कि अगर जनरली होता है कि सिर्फ लोब्स में अगर इन्फ्लामेशन है, नोड्यूल्स हैं, तो नोड्यूल्स को अलग करने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि लोबेक्टोमी या फिर थायराइडक्टोमी की जाती है। तो पर्टिकुलर जो लोबेक्टोमी की गई है, जो वहाँ जो लोब्स हैं सिर्फ उनको निकाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा टोटल थायराइडक्टोमी। टोटल थायराइडक्टोमी का मतलब क्या होगा कि टोटल जो थायराइड ग्लैंड है ना, टोटली क्या कर दिया, थायराइड ग्लैंड को ही अलग कर दिया, तो इसे बोला जाता है टोटल थायराइडक्टोमी। अब यहाँ पर देखिए नियर टोटल थायराइडक्टोमी, है ना, नियर टोटल थायराइडक्टोमी में यहाँ पर जो सिर्फ जो लोब्स हैं, जैसे कि लोबेक्टोमी में देखा था कि जो सिर्फ यहाँ पर कुछ ही लोबेक्टोमी की गई थी, यहाँ पर क्या किया जाता है, टोटल थायराइडक्टोमी जो भी लोब्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये कुछ हो जाते हैं हमारे थायराइडक्टोमी की सर्जरी की। यहाँ पर थायराइडक्टोमी की सर्जरी के भी कई टाइप्स दिए गए हैं। तो ये थी सर्जरी जो कि बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर है एक और है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीटा ब्लॉकर किस लिए दिया जाता है, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। ये थायराइड के लिए नहीं, ये अदर सिम्टम्स के लिए है। जैसे बीटा ब्लॉकर आर मेडिकेशन दैट कैन हेल्प मैनेज हाइपरथायराइडिज्म सिम्टम लाइक रैपिड हार्ट बीट, नर्वसनेस एंड शेकिंगनेस, बट दे डोंट चेंज द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन योर ब्लड। बीटा ब्लॉकर किस कंडीशन में दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन जो है वो सिर्फ किसको करेगी, हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम है ना, सिर्फ उनको कंट्रोल करेगी। लाइक जो हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, नर्वसनेस देखने को मिल रहा है, हाथों में झुंझुनाहट देखने को मिल रही है, हाथ कप कपा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर काम करेगा। लेकिन बीटा ब्लॉकर जो थायराइड का जो लेवल है, हार्मोन्स का जो लेवल है, उससे कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, उसे कम या ज़्यादा नहीं करेगा। तो बीटा ब्लॉकर यहाँ पर हार्मोन्स के लेवल को चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ किस लिए है, ये सिर्फ हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए है, और अदर जैसे कि हमने नर्वसनेस देख लिया, सेकिंगनेस के लिए यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो बीटा ब्लॉकर पर ध्यान देना है, बीटा ब्लॉकर पर्टिकुलर उसके सिम्टम्स के लिए है, ना कि लेवल हार्मोन्स के लेवल के लिए है। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का यहाँ पर क्लास लेकर आऊँगी। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि इसका अपोजिट है, हाइपो मतलब थायराइड का लेवल कम हो रहा है। तो ये दोनों ही देखने को मिलते हैं हमें, दोनों ही जनरली हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये थायराइड के दो टाइप्स हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप इसमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।